हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी 2026 के लिए आपके लिए सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम किस तरह से अभी तक होता आ रहा है, कि इसमें किस टॉपिक को किस ईयर में ज्यादा वेटेज मिला है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम वेटेज की चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए थे, नेक्स्ट ईयर इसमें इतना चेंज हुआ, और उसके बाद देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के थे, कॉन्सेप्चुअल थे, थ्योरेटिकल थे, न्यूमेरिकल थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे, ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीयूईटी में हमें सिलेबस में 9 यूनिट्स दिखाई देती हैं, जबकि एनसीईआरटी में 14 चैप्टर्स हैं। तो कहीं कहीं दो दो चैप्टर को मर्ज करके एक यूनिट बना दिया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसे एक यूनिट में कर दिया। यहाँ पर भी दो चैप्टर हैं, इन्हें एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपके एनसीईआरटी के शुरुआती दो चैप्टर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखिए, ये वाला जो यूनिट है आपको दिखाई देगा कि ये एक बड़ा यूनिट है। सीयूईटी एग्जाम के हिसाब से इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस इसमें से और नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से पूछे जा रहे हैं। और देखिए, इसमें इस साल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले भी इसमें से 8 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 6 आए हैं, पहले 7 आए हैं, लेकिन इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कई सारी जगह पर यूज हो जाता है। जैसे डायोड वाली जगह पे आपका या फिर आपको जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर यूज हो सकता है कि इतना वोल्टेज लगा हुआ है। तो इसको एक तो सेपरेट करके देखें तो 6 क्वेश्चंस आए थे, बाकी कई जगह पर इसके कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। तो ये दोनों चैप्टर, इनमें से देखिए इस साल 14 क्वेश्चंस टोटल आए हैं। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंज थिंग हुई है इस साल, उसे अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन था, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दो चैप्टर आते हैं। इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पहले नहीं आ रहे थे। इस साल इसमें 8 क्वेश्चंस आए हैं, और 8 क्वेश्चंस में से, क्योंकि इसमें दो चैप्टर हैं, जो सेकंड वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें से क्वेश्चन इस बार ज्यादा पूछे गए हैं, जबकि एनसीईआरटी में वो चैप्टर छोटा सा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पहले के कंपैरिजन में इसका वेटेज बढ़ा है। दूसरी चीज, EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से जैसे क्वेश्चन लगभग आ रहे थे उसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं। एक में से 3, एक में से 4, कभी 4 4, इस तरह से डिवाइडेशन हो रहा था। और दोनों ही चैप्टर थोड़े बड़े हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, और दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है, तब भी क्वेश्चंस देखिए 7 दिखाई दे रहे हैं। अगर ध्यान दें हम तो ये दोनों मिला के इसमें से 7 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पर देखिए अकेला करंट में से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, और इसकी कई जगह एप्लीकेशन और भी यूज होती है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि बेटा, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट आ रहा है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, जो भी आपकी समस्याएं हो, या फिर आप किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आप अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको 1 to 1 आपकी बात हो सकती है सभी मेंटर्स से, जिसके लिए कि आपको लिंक दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाला चैप्टर, दोनों एनसीईआरटी को अगर हम मिला के बात करें करें तो ये शायद सबसे छोटा चैप्टर हो सकता है। ये बुक 1 का लास्ट चैप्टर है, तो इसमें एक्चुअल में सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स लगने चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताइए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये एक इजी चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चन भी इस बार 2 आए हैं, अभी 3 3 2 इसी तरीके से आ रहे हैं। ऑप्टिक्स जो लिखा हुआ है, ये बुक 2 के दो सबसे बड़े चैप्टर्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। इस वजह से इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए, तो आते भी हैं ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन इस बार रे ऑप्टिक्स में से एक ही टॉपिक को बार बार पूछा गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दिए थे। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी थे, और इसके अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जिनके डायरेक्ट फार्मूला और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के काम चल जाता है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डुअल नेचर, डुअल नेचर से अगले जो 3 चैप्टर हैं, ये तीनों आपकी मॉडर्न फिजिक्स के डोमेन में आते हैं। और पहले एक कम्युनिकेशन सिस्टम करके भी एक चैप्टर हुआ करता था, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो अब सिलेबस जो सीयूटी का है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, बस एक जगह एनसीईआरटी से वो बाहर जाता है, जो है रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को छोड़ के अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से पहले इसमें देखिए आपको 2022 में 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 7 क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसके साथ एक चैप्टर कंबाइंड था, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब वो चैप्टर हट चुका है, तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 2 चैप्टर्स हैं, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के। तो इसमें से आप देखिए ट्रेंड वैसा ही बना हुआ है। इवन इसका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियाई में से आपका रेडियो एक्टिविटी हट चुका है। उसके अलावा हाफ लाइफ टाइम, ये सारी चीजें इसमें नहीं पूछी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमें इस साल बहुत ज्यादा, जो हमने मेजर चेंज देखा कि इस साल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। यहां पर देखिए आप, इससे पहले वाले साल 27 न्यूमेरिकल्स थे, जो कि पहले के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पूछे गए थे। लेकिन इस साल न्यूमेरिकल्स सिर्फ 17 रह गए, 10 कम हो गए, और बढ़ कौन सी चीज गई? केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड मतलब कि आपको बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन दिया है, जो कि आपकी एक्चुअल में रीडिंग स्किल चेक कर रहा है कि आप उसने पेशेंस के साथ उसे पढ़ सकते हैं क्या, और उसके बाद वो उस पर बेस्ड, उस केस से बेस्ड कोई ना कोई आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस साल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे इजी नहीं थे। न्यूमेरिकल्स इस साल इजी रहे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इजी देखने में नहीं मिले, क्योंकि वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, हम क्लास 11th में पढ़ते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, हम आगे बढ़ते समय अर्थ को पीछे की तरफ दबाते हैं तो फ्रिक्शन आगे मिलता है। छोटे छोटे जो पिन पॉइंट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि चीजें इजी हो गई हैं। चीजें पहले के कंपैरिजन में, पहले वो आपकी सॉल्विंग स्किल, इसके अलावा आप कैसे रिलेशन बिठा पा रहे हैं कुछ एक क्वांटिटीज में, न्यूमेरिकल अप्रोच चेक करता था। अब वो आपकी एनालिसिस को चेक करता है कि आपने जो पढ़ा है, जैसे कि मान लीजिए कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो पूरा सरफेस पे गया, ऐसा क्यों हुआ। इस तरह के डीप नॉलेज वाले क्वेश्चंस थ्योरी के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो पेपर थ्योरेटिकल जरूर हुआ है, लेकिन इजी नहीं हुआ। और दूसरी बात, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं तो बच्चों को लगेगा कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होने वाला होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। न्यूमेरिकल जरूर इजी थे, लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ रहा था। एजर्सन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मतलब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उन्हें पढ़ना पड़ रहा था और सोचना पड़ रहा था। इसलिए टाइम, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो गया पेपर, टाइम पर्याप्त लगा है। अब जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस रहे, एनटीए ने जो चेंजेस किए हैं, तो सबसे पहले बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, और सारा का सारा 90%, 90 to 95% हम बोल सकते हैं कि न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड था पूरा सिलेबस। बस रे ऑप्टिक्स बाहर जा रही थी, और जितनी बाहर जा रही थी उस पे से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल इस साल इजी थे। न्यूमेरिकल्स पहले के कंपैरिजन में, पिछले साल न्यूमेरिकल्स टफ थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स तो आपके जेई मेंस और एडवांस के बीच में लाई कर रहे थे, इतना लेवल था। लेकिन इस बार न्यूमेरिकल्स इजी थे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन टफ थे। और इस बार जो पेपर था आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक कर रहा था कि आप चीजों को पढ़ के उसमें से जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसे किस तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, आपने जो कुछ पढ़ा है उसे किस तरह से समझा, ये सारी चीजें चेक कर रहा था इस बार का पेपर। अब हम कुछ एक 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं अभी तक। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है, और इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी लिए हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल इस साल इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स थे, इजी से डायरेक्ट हो जाए। जैसे कि एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास नंबर है 27 और दूसरा है 8, तो इनकी रेडियस का क्या रेशो रहेगा। तो देखिए, रेडियस जो यहां पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसके क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये R1 इसके प्रोपोर्शनल रहेगी और R2 इसके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये 2, 3/2, 3/2 इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स थे। इसके अलावा बात करें हम बाकी क्वेश्चंस की, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है पीएन जंक्शन। इस बार पी जो आपका
ये पार्ट था, अ, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें से आपका जो पीएन जंक्शन है, इस पे से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं हर एक शिफ्ट में। तो अब जरा इसे और देख लेते हैं। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा है और एन साइड पे नेगेटिव या ग्राउंडेड है, तो क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर करंट बिकम्स जीरो। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो करंट का फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। दूसरा, पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड, जबकि पोटेंशियल बैरियर तो डिक्रीज होता है। जंक्शन रेजिस्टेंस ये भी कम होता है। तो ये तीनों चीज गलत हो जाती। बिट्स ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूस होती है, ये वाली चीज सही है। तो इस बार इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। अब आपको ऐसा रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ये वाला जैसे हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, किस तरह से देखना है। तो एनसीईआरटी में एक छोटा सा जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बना हुआ है ग्राफ की किस तरह से रेजिस्टेंस नॉन ओमिक होता है सेमीकंडक्टर्स का, और किस तरह का उसका बिहेवियर रहता है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए कहां से एक छोटे से डायग्राम से आपकी स्किल को चेक करता हुआ क्वेश्चन था। आप नहीं तो कंफ्यूज हो सकते थे। समझ रहे हैं? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इजी नहीं थे, चीजों को सही में आपको हिट कर रहे थे, सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि ये चीज कैसे होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। emission of electron from the surface of metal when radiation of appropriate frequency is allowed to incident on it is called। तो जब अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है या रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्म में दिखाई देता है। ये आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन था? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें बोर्ड के साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों एग्जाम को समझना पड़ेगा कि बोर्ड्स में आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, लेकिन वहां पर आपकी दूसरे तरीके की स्किल्स, मैं पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए बात कर रहा हूं, दूसरे तरह की स्किल्स पे ज्यादा फोकस रहता है। जैसे आपने डेरिवेशन को समझा, तो डेरिवेशन को आपको डेराइव करते बन रहा है। दूसरी चीज, आप जो भी डायग्राम्स बना रहे हैं वो कितने नीट एंड क्लीन बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपने रे ऑप्टिक्स में ऑब्जर्व किया हो, डायग्राम थोड़ा सा अगर खराब बन जाए तो हमारी रेज जाकर कहीं पर जहां मीट करना चाहिए वहां पर नहीं करती हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डायग्राम्स पर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपकी रीडिंग स्किल्स को तो चेक करता है, आपने पढ़ के कितना मेमोराइज किया, कितने अच्छे से आप उसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, ये चीज है। क्योंकि ये रिटन फॉर्मेट में होगा आपका, जबकि सीईटी आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में कम दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज्यादा से ज्यादा चेक किया जाता है। तो यहाँ पर डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि सीईटी मतलब डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन हो सकता है कि डेरिवेशन के बीच में से कोई चीज चेंज कर दी गई हो। जैसे आपने कहीं पर एज्यूम किया है कि साइन थीटा बहुत, अगर थीटा छोटा है तो थीटा के बराबर हो जाता है, तो वहां से हम बाई डी ऐसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक रिजल्ट बना लेते हैं कि इस तरह से जो विड्थ है फ्रिंज की एंगल के साथ इस तरह से रिलेट करेगी। लेकिन अगर वहीं पर थीटा बहुत छोटा नहीं है, या आप प्रिज्म की बात करें वहां पर एंगल बहुत छोटा नहीं है, तो चीजें पूरा का पूरा डेरिवेशन चेंज हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ लास्ट के फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, डेरिवेशन आपको बैक ऑफ द माइंड याद रहने चाहिए। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू पे प्रैक्टिस चाहिए, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको प्रिपेयर करना है। और दोनों का सिलेबस एक दूसरे पे ओवरलेप होता है, और अब तो पूरी तरह से ही हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादातर चीजें मैच कर रही हैं, बस एक रे ऑप्टिक्स बाहर है। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, एनसीईआरटी वहां पर आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाएगी कि ये इस पर से ऐसा कैसे होगा, लेकिन इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एप्लीकेशन के फॉर्म में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कहीं पर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, तो वहां पर आपको एपीजीपी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगी? ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो सिलेबस तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करती हैं कि आपको ये चीजें आपने पहले से पढ़ी हैं या ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, इस तरह की स्किल्स को चेक करेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है ना। तो हमने एक
टाइम टेबल तैयार किया कि आपको किस तरह से डिवाइड करना है अपने स्टडी प्लान को। अब इन चीजों को आप एक दो डेज बाय, जैसे कि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, मान लीजिए जुड़ जाते हैं, तो आपकी इस दिन ये क्लास है, इस दिन ये क्लास है, तो उस हिसाब से आप इस चीजों को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक सिलेबस हमने तैयार, एक टाइम टेबल तैयार किया है कि आपको मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ना है, इवनिंग में 2-3 और, जिसमें कि आपकी बोर्ड्स की और सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन साथ हो, और साथ ही साथ इसमें आप देखिए आपको मॉक टेस्ट, जब मॉक का टाइम आ जाएगा तो मॉक भी आप अटेम्प्ट कर सकें। इस तरह से हमने टाइम टेबल डिजाइन किया है कि आप साथ ही मॉक भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी चीजों के लिए हमने टाइम डिवाइड किया। इवन डोमेन सब्जेक्ट के अलावा जीएटी, लैंग्वेज, सारी चीजों के लिए यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं, तो इसे आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, और इसे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, डेज चेंज कर सकते हैं, या टाइम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई सुबह जल्दी नहीं उठ सकता तो रात में इकट्ठा पढ़ो, इस तरह से इस चीजों को चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि हम किसी किसी चैप्टर को हमने उम्मीद किया कि हम 3 दिन में कर लेंगे, लेकिन वो हमसे 2 दिन में कंप्लीट हो गया, तो हमें कॉन्फिडेंस आया, हमने 1-2 दिन ब्रेक ले लिया, तो चीजें वहां पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपको स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, आपने एग्जाम में डिफरेंस समझा कि बोर्ड और सीयूटी दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन दोनों की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और उस अप्रोच को फॉलो करने के लिए आपको एक टाइम टेबल चाहिए। तो एक टाइम टेबल है हमारे पास। अब बोर्ड्स के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूजफुल रहेंगे? एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि बोर्ड्स मतलब एनसीईआरटी, स्कूल में जो आपको नोट्स मिल रहे हैं। वैसे ये वाली चीज हम लोग आपको कवर करवा देंगे, है ना, क्योंकि हम सीयूटी के साथ आपका पूरा बोर्ड्स भी कवर करवाते हैं, तो इस चीज की आपकी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि स्कूल के नोट्स और सारी वो चीजें आपको मिल जाएंगी। सैंपल पेपर्स ये भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, और पीवाईक्यू बोर्ड्स के भी लगाने हैं और आपको सीयूटी के भी लगाने हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी को तो प्रैक्टिस करना है, लेकिन अभी हमने बात की थी कि एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा इधर उधर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप हमारी रेफरेंस बुक, सुपर ग्रेट कॉम्प्रहेंसिव बुक, डोमेन के लिए भी, जैसे कि आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इनके लिए, या लैंग्वेज के लिए और जनरल टेस्ट के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। मॉक मॉक आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, आपको सीबीटी के फॉर्म में, क्योंकि अब ऑनलाइन होने लगा है, वैसे मॉक्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी बुक्स आती हैं उसमें आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और फुल लेंथ मॉक भी आपको अवेलेबल वहां से हो जाएंगे, जिन्हें कि आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। और मॉक देने के बाद, जैसे कि बच्चों ने एक मॉक अटेम्प्ट किया, हटा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट काम तब शुरू होता है जब आप मॉक को पूरा एक अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। अब मॉक की एनालिसिस करनी है कि आपसे किस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर आपसे कैलकुलेशन एरर ज्यादा हो रही हैं तो उस चीज को कम आपको कवर करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको कुछ मार्क्स पॉजिटिवली दे सकता था वो नेगेटिवली आपसे लेकर चला जाता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत सिली मिस्टेक है, लेकिन ये बाद में बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा कर देती है। तो मॉक की एनालिसिस करनी कि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई, या कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, या फिर आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे और इसका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से निकल कर आता। अब एनसीईआरटी को किस तरह से रीड करना है बोर्ड्स के लिए और सीयूईटी के लिए? फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट है। आपको सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम बार बार रिपीट नहीं करनी। दो एक प्रॉब्लम कर ली, 2-3 प्रॉब्लम, अब नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलनी चाहिए। तो अकेली एनसीईआरटी नहीं, आपको साथ ही साथ जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज करना है। एग्जाम्पलर के साथ दिक्कत यह है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत ज्यादा टफ हैं, जो कि सीयूटी के डोमेन से भी आपके बाहर जाते हैं। तो आपको एक अच्छा सोर्स चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमारी बुकलेट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब जो स्टडी प्लान हमने बनाया, तो उसके लिए एक रेफरेंस चैप्टर लिया है, जो आपका एनसीईआरटी बुक 1 का सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको इस चैप्टर को डे बाय डे, वीकली किस तरह से, क्योंकि टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं, तो वीक बाय वीक आपको कैसे कंप्लीट करना है, देखिए। पहले दिन आपने मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल रीडिंग की, सिर्फ बोर्ड के पर्पज से, कि बोर्ड हमारा कंप्लीट हो रहा है। आपने एक चैप्टर को जल्दी से पढ़ा, फिर आराम से धीरे से पढ़ा, उसमें से जो मेन मेन डेफिनेशन है उन्हें नोट डाउन कर लिया, जो आपके डेरिवेशंस हैं, लॉज हैं,
और डेफिनेशन जैसे आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपकी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कूलॉम्स लॉ की हम बात करें, अब कूलॉम्स लॉ बच्चों के हिसाब से उन्हें क्या लगता है कि नंबर कट रहे हैं, जबकि हमने सही लिखा था कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके चार्जेस के जो चार्ज है उन पर उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है। लेकिन कूलॉम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? स्टैटिक चार्ज और पॉइंट चार्ज। ये चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन को, और डेरिवेशन को भी इसी तरीके से करना है कि बीच में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रही, कहीं पर बायनोमियल्स है, एक्सपांशन हो रहा है तो वो हमसे बनना चाहिए, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, तो उन चीजों को रटना नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको समझ नहीं पड़ती, और समझ कर के उन्हें तैयार करना है ना। और साथ ही साथ आपको छोटे छोटे नोट्स भी बना के रखने हैं। एक जैसे एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ एक हैंडबुक आपके पास तैयार हो जाएगी जब आप सारे चैप्टर कर लेंगे। 2-3 पेज में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज लिखते हुए चलना है, जहां पर, या आपको डेरिवेशन भी लिख सकते हैं, जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, लग रहा है ये डेरिवेशन के अराउंड से, इसके बीच वाले पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज को टिल्ट करके पूछा जा सकता है, उन चीजों को आपको नोट डाउन करते जाना है। अब डेरिवेशन और डेरिवेशन पर फोकस करिए, डायग्राम्स पर फोकस करिए। डायग्राम हमने बात की थी कि बोर्ड्स में डायग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो बिल्कुल सही सही बनना चाहिए, है ना। अब आपको चैप्टर को फिर से पढ़ना है, और सीयूईटी के हिसाब से पढ़ना है, कि आपको पहले से सोच के चलना है कि इस जो आपने चैप्टर तैयार कर लिया है यहाँ पर लाइन बाय लाइन, या फिर एक डेरिवेशन में बीच में से, या फिर किसी लॉ को के अराउंड से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको खुद से सोचना है। ये अप्रोच आपको हमारे साथ क्लासेस में सिखा दी जाएगी कि फिजिक्स में एक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो सोचना किस तरीके से है, ये चीज हम आपको सिखा देंगे साथ में ही। तो आपको उसी हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ना है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन कई बार छोटी छोटी यूनिट्स पूछ ली जाती हैं, डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन इतने सारे फॉर्मूलाज की कैसे याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चंस कई बार बहुत छोटे से लिखे हुए रहते हैं, एनसीईआरटी में छोटी छोटी सी लाइन से स्पेशल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट्स के लिए है, पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए वो वैलिड नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें हमें देखना है, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करना है 20-30 एमसीक्यूज की। तो आप इसके लिए कुछ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो कि हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपको करना है, और साथ ही साथ हमारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चौथे दिन आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कुछ एक बड़े से क्वेश्चन लिख के देखना है, बोर्ड बोर्ड में जैसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको फिर से कुछ नए एमसीक्यूज देखना है, और जो पहले वाले एमसीक्यूज थे उन्हें एनालिसिस करना है कि आपसे 20 में से हो सकता है 12-13 क्वेश्चन डायरेक्टली बन गए। जो 6-7 क्वेश्चन थे जहां पर आपको फिर से, अब ऐसा नहीं है आपसे नहीं बने तो वो मतलब आपको छोड़ देना है, या फिर ऐसा सोचना है कि हमसे नहीं बने अब क्या होगा, तो उन्हें देख लीजिए एक बार। अब उनके आसपास के कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे बन जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ रीजन एंड अजर्शन बेस्ड, या जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी ट्राई करते रहना है, क्योंकि आपने देखा इस साल कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे आए हुए थे। फिर आपको एक 5वें दिन में शॉर्ट टेस्ट देना है। ये सारा टाइम टेबल में इंक्लूडेड है, वही चीजें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको और सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम पुराना भूलते जाते हैं। तो 5 दिन के बाद, ये जैसे ही 5 दिन होते हैं, आप 2 दिन इसे रिवीजन करेंगे, सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, और पुराना जो आपका बैकलॉग का रह गया है उन्हें उन 2 दिन में प्रैक्टिस करते जाएंगे। और आखिरी के 2 दिन में जैसे कि आपको संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, और ये टेस्ट कुछ दिन के बाद शुरू करना है, एकदम से सिलेबस शुरू होने के साथ तो टेस्ट मिल नहीं जाएंगे। जैसे हम रेगुलर क्लासेस में 2-3 क्लासेस के बाद मिलेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको उसका मॉक प्रैक्टिस करके देखना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको किस किस चीजों पर फॉर्मूला पर फोकस करना है, तो एक फॉर्मूला सीट बनाते हुए चलना है। दोनों की तैयारी अगर आपको साथ में करनी है और बहुत अच्छे नंबर चाहिए 250 आउट ऑफ 250, तो फॉर्मूला सीट बनाइए, डेरिवेशंस को लिखिए, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए
कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल तो वो तो आपको रेगुलर क्लासेस में अवेलेबल चीजें हो जाएंगी। रोज 10 एमसीक्यूज करके देखना है, और थ्योरी आपको अलग से थ्योरी और भी चेक करना है, तो आपको इधर उधर चीजें नहीं देखनी है, एक तो हमारी बुक और इसके अलावा एनसीईआरटी। यहाँ पर इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है। तो बच्चों, फिर से हम वही बात एक बार दोहराना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, या आप चाहते हैं कि आपकी किसी मेंटर के साथ, फैकल्टी के साथ बातचीत हो, या सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं इस क्लास में, बोर्ड के साथ कैसे कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।